कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके अगले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मनोज माही से पूछता है, माही आज तो पार्टी में वो सब थे वहाँ पर, क्या सूरज ने तुमसे कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की? माही ने हाँ में सिर हिला दिया। वो बोली, जब मैं वॉशरूम गई थी तो सूरज वहाँ आया था। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। उसने मुझसे कहा कि इस बार वो मुझे जाने नहीं देगा। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो पूजा को गायब कर देगा और उसके साथ मुझसे भी बुरा करेगा। वो उस पर नज़र रखे है। ये सुनकर मनोज गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। तभी माही उसका हाथ पकड़कर बोलती है, प्लीज़ मनोज उसे बचा लीजिए प्लीज़। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़। ये बोलकर माही मनोज के एक हाथ को पकड़ लेती है और उस पर अपना सिर रखकर रोने लगती है। मनोज उसकी तरफ देखता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। तुम तक पहुंचने के लिए उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। माही उसको उम्मीद भरी नज़रों से देखती है और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू मनोज। मनोज माही को देखता है और फिर कहता है, चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, कल से तुम्हें बहुत से काम करने हैं। माही को कुछ समझ नहीं आता है कि मनोज क्या बोल रहे हैं। वो उठती है और अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर सो जाती है। इधर मनोज अपने रूम में बेचैनी से इधर उधर घूमने लगता है, फिर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सिर्फ माही के बारे में सोचने लगता है कि कैसे जब उसने अपने ही परिवार को सामने चलते हुए देखा, कैसे उसको टॉर्चर किया गया होगा, जब उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया होगा तो उसे कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ हुई होगी। ये सब सोच सोच कर मनोज परेशान था। उसकी आंखों में नींद कहीं दूर दूर तक नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सो नहीं पाया, तो माही को देखने चला गया। माही अपने कमरे में सो रही थी। मनोज कमरे के दरवाजे पे खड़ा होकर बस माही को देखे जा रहा था। शायद ऐसे ही उसको सुकून मिल रहा था। तभी माही चिल्लाते हुए जग गई, नहीं पूजा। मनोज उसके पास ही खड़ा था। वो जल्दी से भागकर माही के पास पहुंचा। उसने माही को पानी दिया। माही पूरा पसीने से भीग गई थी। वो मनोज के गले से लग गई और बोली, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मनोज उसको बोलता है, तुम घबराओ नहीं, हम कल ही पूजा को एक सुरक्षित जगह भेज देंगे। माही ये सुनकर थोड़ा आराम महसूस करती है। तभी मनोज माही से पूछता है, माही तुमने अपना पूरा नाम नहीं बताया, आखिर तुम किस परिवार से हो? मेरा सब कुछ जानना ज़रूरी है। माही एक गहरी सांस लेती है और कहती है, ओबेराय परिवार से हूँ। मेरा पूरा नाम माही ओबेराय है। ये सुनकर मनोज को एक झटका लगता है। वो तुरंत ही माही से दूर हो जाता है और उसको हैरानी से भरे निगाहों से देखता है और फिर उसको दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ लेता है और पूछता है, क्या तुम्हारे दादाजी का नाम शेखर ओबराय था? माही मनोज की तरफ नहीं देखती है और वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। मनोज जब उसका जवाब हाँ में सुनता है तो उसका हाथ कांपने लगता है। उसको खुद की आंखों पर यकीन नहीं होता है। जिसको इतने सालों से ढूंढ रहा था वो उसके पास थी, ना जाने कितने दिनों से उसके सामने थी। मनोज खुशी से माही को अपने गले लगा लेता है। माही मनोज के इस व्यवहार से एकदम से सरप्राइज हो जाती है। मनोज उसको गले लगाकर बोलता है, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। माही ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि मनोज क्या बोल रहे हैं। वो मनोज से पूछती है, मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप मुझे जानते हैं? मनोज माही की तरफ देखता है, फिर कहता है, तुमने मुझे नहीं पहचाना? बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो मुझे, क्या मैं तुमको जाना पहचाना नहीं लगता हूँ? माही मन ही मन सोचती है, मैंने तो कभी मनोज को शादी से पहले देखा ही नहीं था, फिर ये मुझे कैसे जानते हैं? माही ना में सिर हिला देती है। मनोज थोड़ा मायूस होता है, फिर थोड़ा
सा मुंह बनाकर बोलता है, अच्छा तो बताओ कब अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हो, कब तुम मुझे अपने साथ चांद पर ले जा रही हो। माही मनोज को ऐसा करते देख थोड़ा मुस्कुराती है, फिर सोचती है ये मनोज को क्या हुआ है, मैंने तो आज तक इनको हंसते हुए भी नहीं देखा, फिर आज ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। और ये क्या, चांद पर साथ जाना, ये सब क्या बोल रहे हैं। अभी माही कुछ बोलती कि तब तक उसको याद आता है। वो ज़ोर से बोलती है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तुम वो नहीं हो सकते, नहीं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो उसको ऐसा देखकर मनोज समझ जाता है कि उसको याद आ गया है। वो आंखों में आंसू लिए अपने बाहों को खोलकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, हाँ मैं वही हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। माही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो दौड़कर मनोज के गले लग जाती है। दोनों के आंखों में बरसों की जुदाई के बाद मिलने की खुशी के आंसू थे। माही बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, पता है मैं कितना रोती थी तुम्हारे लिए, मेरे एक तुम ही तो दोस्त थे। मनोज उसको अपने से दूर करता है और उसको अपने साथ आंगन में ले जाता है और दोनों झूले पर बैठ जाते हैं और चांद को देखने लगते हैं। चांद को देखते हुए दोनों को बहुत सुकून मिलता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर मनोज चांद की तरफ देखते हुए बोलता है, पता है मेरे मम्मी पापा बचपन से ही मुझसे दूर लंदन में रहते थे। मैं अपनी दादी के साथ रहता था। मम्मी कभी कभी मुझसे मिलने आया करती थी, पर पापा नहीं आते थे। वो हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करता था। एक दिन मैं ऐसे ही अपने घर की छत पर खेल रहा था। मैंने तब पहली बार तुम्हें और तुम्हारे पापा को साथ में देखा था। वो तुमसे कितने प्यार से बातें कर रहे थे, कैसे वो तुमको अपनी गोद में बिठाकर चांद को दिखा रहे थे। मुझे तुमसे जलन होने लगी। मैं रोज़ तुमको छुप छुप कर देखता था। फिर एक दिन तुम मेरे सामने आई। तुमने मुझसे बहुत प्यार से अपने साथ खेलने को बोला, लेकिन मैं तुमसे जलता था, इसीलिए तुम्हारी चोटी पकड़ के खींचती और तुम रोने लगी। तुमने मुझे गुस्से में बंदर बुलाया। मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैंने दादी को ये बात बताई तो वो मुझ पर खूब हंसी। फिर मेरी तुमसे धीरे धीरे दोस्ती हो गई। फिर तुम्हारे बर्थडे के दिन मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लिया था। मैं तैयार होकर तुम्हारे घर के लिए निकल रहा था, लेकिन तभी एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। हम तुरंत लंदन के लिए निकल गए। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने मेरे मम्मी पापा दोनों को खो दिया है। अब मेरे पास दादी के अलावा कोई और नहीं था और दादी को बिजनेस संभालना था। ये बहुत मुश्किल था मेरी दादी के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। हम लंदन शिफ्ट हो गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी और अंकल की। कुछ सालों बाद मैं तुमसे मिलने इंडिया आया। यहाँ आकर मुझे तुम्हारे मौत की खबर मिली। मैं तो टूट ही गया था। मेरी बस एक ही तो दोस्त थी और मैंने उसे भी खो दिया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जितनी भी लाशें मिली थी उसमें से कोई भी किसी छोटी बच्ची की नहीं थी। तब मुझे कुछ उम्मीद मिली। मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं कई अनाथालयों में भी गया, लेकिन तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। फिर दादी की खराब तबीयत की खबर मिली। मैं वापस लंदन चला गया। बाद में मैंने बिजनेस को इंडिया में सेटल कर लिया। माही भी मनोज को देखे जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। मनोज उसके होठों के बेहद करीब पहुंच गया था। वो माही को किस करने वाला ही था कि माही वहाँ से उठ गई और अपने रूम में जाने लगी। वो बोली, रात बहुत हो गई है, मुझे सोना चाहिए। मनोज बस उसको देख रहा था। माही जब वहाँ से चली गई तो मनोज ने खुद से कहा, बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, अब मिली हो। अब मैं तुम्हें अपने पास से कहीं जाने नहीं दूंगा और तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं दुनिया को असली माही गुजराल से मिलवाऊंगा, मेरी वाइफ से। ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। उधर सूरज, सनाया और अजय सिंघानिया तीनों एक साथ एक कमरे में बैठे थे। सनाया ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता। एक बार फिर वही, फिर से वही। ये माही मेरी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती है। आज फिर एक बार उसने मेरे राहुल को मुझसे दूर कर दिया। पापा पापा आपने तो कहा था कि वो कहीं हार कर भाग गई है, शायद किसी दूसरे देश। वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी।
तो फिर वो कहाँ से आ गई? सनाया अपने पिता के माही के परिवार से दुश्मनी के बारे में नहीं जानती थी। वो तो बस इतना चाहती थी कि उसके पापा माही को इतना टॉर्चर करें कि वो राहुल से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। और अजय भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसके रूप के बारे में जाने और उससे डरने लगे। अजय ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि वो वापस आएगी, और वो भी मनोज गुजराल की बीवी बनकर। मनोज के होते हुए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब तो हम इतना ही मना सकते हैं कि उसने कुछ भी मनोज को ना बताया हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सूरज उन लोगों की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने कहा कि वो कुछ नहीं बताएगी। उसकी बात सुनकर सनाया बोली, नहीं बताएगी? तुम ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? सूरज उसकी तरफ मुड़ता है और एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है, क्योंकि उसकी कमजोरी मेरे हाथों में है, और अगर वो बता भी देगी तो क्या बताएगी वो? यही कि वो उसकी पत्नी है, पर वो पहले भी किसी और के साथ सो चुकी है। या फिर ये बताएगी कि उसका उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर था और उसने उसको धोखा दिया था। कौन सा पति ये सब जानने के बाद उसका साथ देगा? और मनोज तो राहुल को इतना मानता है कि अगर उसको ये पता चला कि ये वही लड़की है जिसने राहुल को धोखा दिया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो वो तो खुद ही उसको अपने हाथों से मार डालेगा। वो ऐसी गलती नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए रिलैक्स रहो और अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। सूरज की बात सुनकर सनाया और अजय अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह सुबह मनोज लिविंग रूम में बैठा था। माही भी तैयार होकर लिविंग रूम में आई। मनोज ने माही को देखकर गुड मॉर्निंग एक हल्के से मुस्कान के साथ कहा। माही मनोज को मुस्कुराता देख कुछ पल के लिए उसकी मुस्कुराहट में ही खो सी गई और एक टक बस मनोज को देखने लगी। मनोज ने जब माही को कोई जवाब नहीं सुना तो उसने माही को पुकारा, माही माही। तब जाके माही होश में आई। मनोज ने जानबूझ के मजाक करते हुए कहा, अब मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ जो तुम मुझे यूं बिना पलक झपकाए देखे जा रही हो। उसकी बातें सुनकर माही शर्म से लाल हो गई। माही को इस तरह शर्माते देख मनोज ने बात बदलते हुए कहा, मैंने अपने आदमियों से कह दिया है कि वो पूजा को मेरे लंदन के विला में शिफ्ट कर दे, बिना किसी की नज़र में आए। माही ने जब ये सुना तो मनोज की तरफ देखते हुए उत्सुकता से बोली, क्या सच में? वो कब तक लंदन पहुंचेगी? मैं कब उससे बात कर पाऊंगी? मुझे उससे बात किए हुए काफ़ी समय हो गया है। उसको यूं खुश होता देख मनोज बहुत खुश हो गया। वो आराम से शांत लहजे में सोफे पर बैठ गया। एक बार जब वो सिंगापुर की फ़्लाइट पर बैठ जाएंगे तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। मेरे आदमी तभी कॉल करेंगे, तुम चिंता मत करो। जाओ और जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। आज से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस जाओगी। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का काम करोगी। माही ये सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो मनोज की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखती है और पूछती है, मैं आपके ऑफिस कैसे? मेरा मतलब। अभी माही पूरी बात बोलती तब तक मनोज उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम मेरे जितना पास रहोगी उतना ही सेफ रहोगी और मैं हर वक्त तुम पे नज़र भी रख पाऊँगा। माही मनोज की बात सुनती है और उसको भी वो बात ठीक लगती है। वो हाँ में सिर हिलाकर तैयार होने अपने रूम में चली जाती है। मनोज अपने प्लान को सफल होता देख मुस्कुरा देता है और धीरे से बोलता है, पागल लड़की, और फिर आराम से कॉफ़ी पीने लगता है। असल में यह सब तो बहाना था। वो तो बस माही को हर पल अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था, वरना कोई भी मनोज गुजराल के विला में घुसने की हिम्मत तो क्या सोच भी नहीं सकता था। माही तैयार होकर आई। माही ऑफिस के कपड़ों में भी इतनी सुंदर लग रही थी कि मनोज उसको बस एक टक देखने लगा। वो बोला, बहुत खूब, अब तुम लग रही हो मिस गुजराल। माही मुस्कुरा देती है। फिर दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। माही और मनोज ऑफिस पहुंचते हैं। सब लोग बस माही को देखते जा रहे थे और बोल रहे थे कि ये लड़की कौन है, बहुत सुंदर है, क्या वो मिस गुजराल है? सब लोगों को अपनी तरफ यूँ घूरता देख माही को बहुत अजीब लगने लगा। तभी मनोज ने माही का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो मेरे साथ, घबराओ नहीं, अब इसकी आदत डाल लो।
माही हल्का सा मुस्कुराती है और मनोज के पीछे पीछे चलने लगती है। वो दोनों अपने ऑफिस में चले जाते हैं। उमेश बाहर जाता है और सबको बताता है कि आज जो मनोज सर के साथ थी वो मिस माही गुजराल है, मनोज सर की वाइफ और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी। उम्मीद है आप लोग उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगे। जब ये बात मनीषा को पता चलती है तो वो गुस्से से मनोज के ऑफिस में चली जाती है और जाकर माही के सामने खड़ी हो जाती है और मनोज से कहती है कि ये क्या सच है मनोज कि ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है। मनोज उसके इस तरीके के व्यवहार से बहुत नाराज़ हुआ, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। मनीषा मुस्कुराई और माही की तरफ देखकर बोली, तुम खुद को कितना मासूम दिखाती हो, पर हो कितनी चालाक। आखिर कितने लोगों को फंसा रखा है तुमने अपने इस रूप के जाल में। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सच्चाई किसी को पता नहीं है। मनोज उसकी बात सुनता है और वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, मनीषा अपने जबान को लगाम दो, सोच समझकर बोलो कि तुम क्या बोल रही हो। मनीषा मनोज की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों क्यों दूं मैं अपनी जबान को लगाम। आखिर मैंने क्या गलत किया है। मैंने जो भी किया था बस तुमको पाने के लिए। मैंने कभी तुम्हारे सिवा किसी और की चाहत नहीं की। जब मैंने तुम्हें मुझसे दूर जाते देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वो सब किया। मानती हूँ कि मैं गलत थी। तुमने उसकी सज़ा भी मुझे दी, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं इसका असली चेहरा तुमको दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने कल रात पार्टी में देखा था। ये सुन के मनोज थोड़ा आराम से बैठ गया और बोला, क्या क्या देखा तुमने। कुछ भी बोलने से पहले ये जान लेना कि तुम जो भी कहोगी उसका सबूत तुम्हारे पास होना चाहिए। इस बात पर मनीषा घमंड से माही की तरफ देखती है और अपना फ़ोन निकालकर मनोज को दे देती है। उसमें एक वीडियो था। मनीषा बोली, कल मैंने जब माही को वॉशरूम जाते हुए देखा, फिर थोड़ी देर बाद सूरज राय को भी उसी वॉशरूम में जाते देखा, तो मैंने उसका पीछा किया तो मुझे ये देखने को मिला। वो ये बोलकर माही की तरफ मुड़ी, लेकिन माही को शांत देखकर वो चौंक गई। फिर उसने मन ही मन सोचा, हाँ हाँ दिखा लो कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मनोज को पड़ता है। अब बताएगा वो तुम्हें। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगी। मनोज वीडियो को देखने लगा। उसमें कोई आवाज़ नहीं था, पर उसमें मनोज ने देखा कि कैसे माही सूरज से बचने के लिए भागी और सूरज ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कैसे वो उसकी बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी और रो रही थी और वो हंसे जा रहा था। ये देखकर मनोज का पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने मनीषा का मोबाइल फर्श पर फेंक दिया और गुस्से से मनीषा पर चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से और कभी यहाँ लौट कर मत आना। मनीषा मनोज के गुस्से से डर गई और बिना कुछ बोले वो ऑफिस के बाहर चली गई। वो गुस्से में तो थी, पर वो मुस्कुराई और बोली, अब कौन बचाएगा तुम्हें माही, और वहाँ से चली गई। माही मनोज के इस गुस्से से डर गई। उसको डरा हुआ देख मनोज ने अपने गुस्से को काबू किया और उसके सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने माही के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं कल तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें बचा नहीं पाया। उसने तुम्हें छुआ मेरे रहते हुए। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। माही मनोज की तरफ देखती है और बोलती है, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, लेकिन मैं क्या करती। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ सहती आई हूँ। मेरे पास मेरी सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं है। मनोज उसको देखता है और बोलता है, क्या तुम भूल गई कि तुम किस खानदान की बेटी हो। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे अंदर किसका खून दौड़ रहा है। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा जन्म ही लोगों पर राज करने के लिए हुआ है। माही मनोज की बातों को बहुत ही भावुक होकर सुन रही थी। मनोज आगे बोला, तुम ऐसे तो अपने गुनाहगारों को माफ़ नहीं कर सकती। क्या तुम कर सकती हो उन्हें माफ़, जिन्होंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा प्यार। माही की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या कर पाओगी तुम उन्हें माफ़। माही उसकी बात सुनकर ना में सिर हिला देती है और बोलती है, लेकिन मैं कर भी क्या कर सकती हूँ। कोई तो नहीं है मेरे साथ, मैं किसके लिए लड़ूं। मनोज उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अपने लिए लड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ।
माही उसकी तरफ देखती है और पूछती है, लेकिन कब तक? हम दोनों ही जानते हैं कि हम 4 साल के लिए ही पति पत्नी हैं। आखिर कब तक आप मेरा साथ देंगे? मनोज उसकी तरफ देखता है और बोलता है, पूरी ज़िंदगी साथ दूंगा तुम्हारा। भले ही हम बस 4 साल के लिए साथ हैं, लेकिन दोस्त तो हम बचपन से हैं ना। माही मनोज की बात सुनकर रो पड़ती है और हाँ में सिर हिला देती है। मनोज तुरंत उमेश को बुलाता है और बोलता है, आज के आज ही मुझे सूरज राय और अजय सिंघानिया की कंपनी की डिटेल्स ला कर दो और कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। माही मनोज से पूछती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्यों? मनोज बोलता है, अब मनोज इंटरप्राइजेस फैशन वर्ल्ड में कदम रखने जा रहा है, तो न्यूज़ तो देनी ही पड़ेगी और कुछ लोगों को बताने का समय आ गया है कि उनकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। माही, अब तुम अपने आप को तैयार कर लो, अब तुम्हें एक लड़ाई लड़नी है। माही मनोज की बात सुनकर कॉन्फिडेंस से भर जाती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। मनोज उसको देखता है और मन ही मन कहता है, माही मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने अभी तुमसे ये सब कहा तो तुमको लगेगा कि मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ। तुम इस वक्त मेरे प्यार को समझ नहीं पाओगे। एक बार तुम अपने आप से प्यार करने लगो तो मैं भी तुम्हें अपने दिल का हाल बता दूंगा। ये सोचकर मनोज मुस्कुरा देता है और माही की तरफ देखने लगता है। शाम को जब माही और मनोज घर पहुंचे तो उन्हें पूजा का कॉल आया। मनोज ने कॉल माही को दिया। पूजा और माही ने बहुत देर तक बातें की। माही ने सारी बातें पूजा को बताई। पूजा ने कहा, मनोज बहुत अच्छे इंसान हैं, क्या तुझे उनसे कभी प्यार नहीं हुआ? माही कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है, अगर हुआ भी हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अब उनके लायक नहीं हूँ। फिर माही पूजा से कहती है, मैं थक गई हूँ, अब तू भी आराम कर। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर चांद को देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मनोज उसको पीछे से खड़े होकर देखता है। उसको यूं रोता देख उसको भी तकलीफ होने लगती है। माही अपने रूम में जाने के लिए मुड़ती है तो वो मनोज को अपने पीछे देखती है। वो सोचती है, क्या मनोज ने सब कुछ सुन लिया? मनोज उसको देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछता है और माही से कहता है, अभी कमज़ोर नहीं पड़ना है तुम्हें। ये सुनकर माही मनोज की तरफ देखती है और सोचती है, अच्छा हुआ कि मनोज ने कुछ नहीं सुना। फिर दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं और माही अपने कमरे में चली जाती है और मनोज चांद को देखने लगता है और मन में बोलता है, अगर तुम मेरे लायक नहीं हो तो फिर कोई मेरे लायक नहीं है और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ इसका एहसास मैं तुम्हें दिला के रहूँगा। अगले दिन सारी तरफ ये खबर फैल जाती है कि मनोज फैशन वर्ल्ड में कदम रखने वाला है। ये सुनकर सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अचानक से मनोज ऐसा क्यों कर रहा है। तुरंत वो अपने आदमियों को कॉल करता है। उसके आदमी बोलते हैं, सर पूजा 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। ये सुनकर वो पता लगाने को बोलता है। उसका आदमी बताता है कि सर वो गायब है। सूरज ये सुनकर घबरा गया। वो सोचने लगता है कि क्या माही ने मनोज को सब कुछ बता दिया है। अगर ऐसा है तो फिर ये ठीक नहीं है, कहीं उसने ही तो पूजा को गायब नहीं किया है। वो चिल्ला कर बोलता है, गायब है? क्या मतलब है गायब है? धरती निकल गई या आसमान खा गया उसे? तुम्हें पता कैसे नहीं चला? उसको ढूंढ निकालो, वो चाहे जहाँ हो। वो गुस्से में अपना फ़ोन फर्श पर फेंक देता है और गुस्से से बोलता है, माही माही इस बार अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। मनोज सूरज की कंपनी को मिलने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट, उसके मॉडल और उसके अच्छे वर्कर को सबको अपनी कंपनी में शामिल कर लेता है। सूरज की कंपनी की हालत अब धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। सूरज इन सब से अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मनोज की कंपनी में बिना बताए चला जाता है। वो रिसेप्शन पर मनोज से मिलने की बात करता है, लेकिन मनोज ऑफिस में नहीं होता है, इसीलिए वो उसको वेट करने को बोलती है। सूरज को लगता है कि वो बहाना बना रही है, इसीलिए वो सीधे उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। सिक्योरिटी उसके पीछे पीछे जाती है ऑफिस में। माही अकेले रहती है। सूरज माही को देखकर खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है।
माही उसको देखकर घबरा जाती है, लेकिन इस बार वो दिखाती नहीं है कि वो डरी हुई है। वो मुस्कुरा कर बोलती है, ओह मिस्टर सूरज, कैसे हैं आप? आइए बैठिए, और सिक्योरिटी को वहाँ से जाने का इशारा करती है। सूरज माही के इस व्यवहार से एकदम चौंक जाता है। वो सोचता है, ये मुझे देखकर डरी नहीं, या फिर सिर्फ ना डरने का दिखावा कर रही है। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसके तरफ झुककर एक घटिया मुस्कान के साथ बोलता है, मैं कैसा हूँ ये तो आप अच्छे से बता सकती हैं। आखिर ये आपसे अच्छा कौन जानता होगा। माही को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, सही कहा, एक नामर्द की पहचान तो एक औरत ही बता सकती है, और आप नामर्द हैं ये मुझसे अच्छा कौन बता सकता है। ये सुनकर सूरज गुस्से से आग बबूला हो जाता है और माही की तरफ बढ़ता है। माही उसको देखकर डर जाती है, लेकिन डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती है। उसको डरा हुआ ना देखकर सूरज का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आगे बढ़कर माही को दीवार से लगा देता है और उसके चेहरे के करीब जाकर बोलता है, मर्दानगी मेरी तो तुमने देखी ही है। लगता है तुम भूल रही हो कि तुम कैसे मुझसे उस दिन खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। लगता है एक बार फिर मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। ये बोलकर वो माही के गले पर किस करने लगता है। माही पागल हो जाती है और पूरी ताकत से उसको धक्का देती है। सूरज फिर उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उसको एक थप्पड़ कस के मारती है। थप्पड़ इतनी ज़ोर से लगता है कि सूरज के गालों पर उसके निशान छप जाते हैं। वो अपने एक गाल को पकड़ लेता है और फिर माही को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, माही तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक बार फिर से माही की तरफ बढ़ता है और माही के कॉलर को पकड़ लेता है और उसको फर्श पर धक्का दे देता है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन माही इस बार पूरे ज़ोर से उसके पैरों के बीच ज़ोर से मार देती है। सूरज दर्द से चिल्ला उठता है। फिर माही उसको अपने ऊपर से उसको धक्का देकर दूर करती है और एक बार फिर पूरी ताकत से उसी जगह मारती है। सूरज दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी के लोग ऑफिस में आ जाते हैं। माही उनसे कहती है, मिस्टर सूरज को यहाँ से ले जाएं और इनको हमारी कंपनी के बाहर तक छोड़ कर आइए। सूरज माही को देखता और बोलता है, तुमने जो आज किया है उसका बदला तुमको चुकाना पड़ेगा। माही एक मुस्कान के साथ कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी, और सिक्योरिटी को उसको वहाँ से ले जाने का इशारा करती है। सूरज को गार्ड अपने साथ ले जाते हैं। सारे ऑफिस के लोग उसकी हालत को देखकर हंसी उड़ाते हैं। सूरज बदले की भावना से बोलता है, माही ज़्यादा खुश मत होना। आज तुमने मेरा सबके सामने मजाक बनाया है ना, अब तुम देखना मैं तुम्हारा कैसे पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाता हूँ। इधर माही अपने ऑफिस में सोफे पर बैठ जाती है और खुद को पकड़ लेती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी मनोज कंपनी में आता है तो उसको उसका स्टाफ सूरज के आने की बात बताता है और उसके साथ जो हुआ वो भी बताता है। मनोज बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत अपने ऑफिस के लिए दौड़ जाता है। उसको यूँ दौड़ते देख ऑफिस के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उसका ऑफिस 12th फ्लोर पर था। वो लिफ्ट का वेट नहीं करता है और सीधी सीढ़ियों से अपने ऑफिस तक पहुंचता है। उसका असिस्टेंट उमेश भी उसके पीछे पीछे भागता है। ऑफिस में ये सब देखकर सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मनोज ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच जाता है। उसको माही के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मनोज सभी को वो फ्लोर खाली करने को कहता है और उमेश से सबको शांत करने के लिए बोलता है। वो दरवाजे पर खड़ा होकर बस माही के रोने की आवाज़ सुनता है। वो दरवाजे को कुछ देर तक यूं ही घूरता है। उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। माही उसको देखती है तो दौड़कर उसके गले लग जाती है। कुछ देर तक यूं ही गले लगे रहती है। फिर मनोज से कहती है, उसने आज फिर मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, पर मैंने आज उसे मारा। मैंने उसे मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मनोज ये सुनकर खुश हो जाता है। वो उसको चेयर पर बैठाता है और बोलता है, देखा तुमने, ये इतना भी कठिन नहीं था। तुमको बस अपने डर पर जीत पानी थी, जो तुमने आज कर ली। मनोज जब उसको यूँ रोते हुए देखता है तो उसका मन करता है कि वो माही को किस कर ले, लेकिन वो अपने जज्बातों पर काबू करता है और खुद से ही बोलता है, मत देख उसके होठों को। भूल गया क्या अभी अभी उसने किसी की पिटाई की है? लगता है तुझे भी पिटना है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, कॉफ़ी?
माही हाँ में सिर हिला देती है। उमेश दोनों के लिए कॉफ़ी ले आता है। अगली सुबह दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। उमेश मनोज से कहता है, सर इस हफ्ते इटली से एक कंपनी आ रही है जो पूरे वर्ल्ड में अपने फैशन शो के लिए जानी जाती है। उसके मॉडल दुनिया के टॉप मॉडल्स हैं। हर बार वो एक कंट्री को चुनते हैं और वहाँ की किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं जिसके डिज़ाइन किए ड्रेस को पहनकर मॉडल फैशन शो करते हैं। इस बार वो इंडिया से एक कंपनी को चुनेंगे। जो कंपनी चुनी जाती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है। मनोज बोलता है, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? उमेश बोलता है, सर अगर इस बार सूरज की कंपनी को चुना जाता है तो अब तक जो भी हमने किया है वो मिट्टी में मिल जाएगा और वो कंपनी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मनोज उमेश से पूछता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि उसकी कंपनी ही सिलेक्ट होगी? माही बोलती है, क्योंकि उसके पास इंडिया का बेस्ट फैशन डिज़ाइनर है। मनोज बोलता है, इसमें इतना घबराना क्या है? उसके डिज़ाइनर को अपनी कंपनी में लाने की पूरी कोशिश करो। उसे जितना रुपया चाहिए उसे दो। माही बोलती है, वो कभी नहीं आएगा। मनोज बोलता है, ऐसा क्यों? माही मुस्कुराती है और बोलती है, क्योंकि वो सूरज को पसंद करता है, या यूँ कहें कि वो उसको प्यार करता है। मनोज ये सुनकर वो तीनों हंसने लगते हैं। मनोज बोलता है, तो फिर हम किसी और डिज़ाइनर को जो बिल्कुल उसकी टक्कर का हो उसे हायर कर लेंगे। इस बात पर उमेश बोलता है, एक डिज़ाइनर है जिसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, वो उसको टक्कर दे सकता है। मैंने सुना है सूरज भी काफ़ी दिनों से उसकी तलाश में है। मनोज बोलता है, तो फिर उसे ही हायर कर लो। जितने पैसे मांगे उसे उतने दो, वो जो मांगे उसे वो दो, लेकिन वो मुझे अपनी कंपनी में शामिल चाहिए। इस पर उमेश बोलता है, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको कोई जानता ही नहीं है कि वो कौन है। वो किसी के सामने नहीं आती है। वो ऑनलाइन कपड़े सेल करती है। उनके कपड़े आते ही साइट पर बिक जाते हैं। लड़कियां मुंह मांगी कीमत देती हैं, लेकिन आज तक वो किसी के संपर्क में नहीं आई। उन्हें कोई जानता ही नहीं है। मैंने भी काफ़ी बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये सुनकर मनोज बोलता है, क्या नाम है उस डिज़ाइनर का? उमेश बोलता है, ईसा। ये नाम सुनकर माही हैरान हो जाती है। वो बोलती है, क्या क्या बोल रहे हैं आप? ईसा? क्या कंपनी का नाम प्लास है? उमेश, हाँ। मैं सिर हिला देता है। माही हंसते हुए बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं। उमेश बोलता है, नहीं, हमने पहले ही वोट के जरिए पता लगा लिया है। यहाँ तक कि मॉडल्स का भी कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो ज़रूर उनकी बनी ड्रेस ट्राई करेंगी। मनोज कुछ संदेह की नज़रों से माही से कहता है, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? माही बोलती है, वो मैं हूँ। उसकी बात सुनकर मनोज और उमेश दोनों साथ में बोलते हैं, क्या? मनोज बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? माही हाँ में सिर हिला देती है। उमेश माही से बोलता है, मिस माही, आप तो कमाल है। मैं आपको कितनी बार अप्रोच किया, लेकिन आप तो बहुत कमाल की हैं। मनोज का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो उमेश से कहता है, जाओ और जाके ये खबर मीडिया में दे दो कि हमारे साथ आज से मिस ईसा काम करने वाली है। माही उसको देखती है और बोलती है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मनोज बोलता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर लोगी। माही बस मुस्कुरा देती है। अगले दिन ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सब लोग जानना चाहते थे कि ये ईसा कौन है, लेकिन मनोज को अब माही के सेफ्टी की चिंता हो गई थी। उसने माही से कहा, हमें मीटिंग तक ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी कि ईसा तुम हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो माही के लिए सिक्योरिटी बढ़ा देता है। इधर सूरज गुस्से से पागल हो जाता है। वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है? वो ईसा मनोज के साथ कैसे काम कर सकती है? मैंने कितनी बार उसे प्रपोजल भेजा, लेकिन उसने हर बार रिजेक्ट किया। फिर मनोज को कैसे उसने हाँ कर दी? पता लगाओ वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, वो भी मीटिंग से पहले। फिर अपने आप से बोलता है, लगता है मिस ईसा के दिन पूरे हो गए हैं। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे रिफ्यूज़ किया। अब देखता हूँ तुम कैसे मीटिंग अटेंड करती हो। इधर माही अपने काम में बिजी हो जाती है। वो अपने सैंपल्स को बनाने में इतना डूब जाती है कि अगले 4 दिन तक घर ही नहीं जाती है। वो अपना सारा काम ऑफिस में ही करती है। उसको ऐसे काम करता देख मनोज भी उसका साथ देने के लिए ऑफिस में ही रुकता है। दोनों अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं।
सूरज को जब ईशा की कोई खबर नहीं मिलती है तो सूरज परेशान हो जाता है। तभी राहुल उसके पास आता है। राहुल उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो वो उसको मीटिंग के बारे में बताता है और ये भी कि मनोज भी इस मीटिंग में पार्ट ले रहा है और उसके पास बहुत अच्छी डिज़ाइनर है जिसकी वजह से कांटे की टक्कर होगी। राहुल उससे पूछता है क्या नाम है उस डिज़ाइनर का। सूरज बोलता है ईशा। ये नाम सुनकर राहुल थोड़ा चौंकता है और बोलता है कि उसकी कंपनी का नाम क्या है। सूरज बताता है प्लास। राहुल हंसने लगता है और कहता है तो माही ने अपना सपना पूरा ही कर लिया। सूरज हैरानी से उसकी तरफ देखता है और पूछता है मतलब। तो राहुल बोलता है ईशा उसकी माँ का नाम है और प्लास वो हमेशा से अपनी कंपनी का नाम रखना चाहती थी। उसने अपने वर्कशॉप का नाम भी तो यही रखा था। तुम्हें तो ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। ये सुनकर सूरज के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो सनाया को शामिल कर लेता है। मीटिंग के दिन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने समय से मीटिंग के लिए पहुंच जाती है। मनोज भी मीटिंग के लिए निकलता है। वो माही को रिसीव करने के लिए उसके ऑफिस में जाता है लेकिन उसे माही कहीं नहीं मिलती है। मनोज बहुत परेशान हो जाता है। वो सारे लोगों को उसको खोजने के लिए बोलता है लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी राहुल भी आ जाता है। वो माही को मीटिंग के लिए विश करने आया था। वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था लेकिन जब वो ऑफिस आया तो उसे पता चला कि माही गायब है। ये सुनकर वो बेचैन हो गया और मनोज के पास पहुंचा। उसने मनोज को गुस्से से चिल्लाते हुए देखा। उसने मनोज को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। तभी मनोज की नज़र राहुल पर पड़ती है तो राहुल उससे पूछता है माही मेरा मतलब भाभी को क्या हुआ। मनोज उसको बताता है कि वो गायब है। तभी एक गार्ड आता है और बोलता है सर मैम को सीसीटीवी में देखने पर पता चला कि उन्हें कुछ आदमी वैन में उठाकर ले गए हैं। हालांकि कंपनी से वो खुद ही बाहर निकली थी और बहुत घबराई हुई थी। मनोज ये सुनकर टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है वो खुद बाहर गई थी पर क्यों। जब उसको पता था कि उसकी जान को खतरा है तो फिर वो क्यों गई। तभी उसको माही को एक वीडियो मिलता है जिसमें माही चेयर से बंधी थी और उसको बेहोश किया गया था। उसको देखकर मनोज गुस्से से पागल हो जाता है। तभी सूरज उसको कॉल करता है और हंसते हुए बोलता है तुम्हारी बीवी अब मेरे कब्जे में है। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। अब उसकी भरपाई तुम्हारी ये खूबसूरत बीवी करेगी। तुमने जिसको जिसको बर्बाद किया वो सभी आज अपनी कीमत वसूल करेंगे। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वो सूरज को गुस्से से गाली देता है और बोलता है नहीं इस बार नहीं। इस बार अगर तुमने उसको हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। राहुल जब ये सुनता है कि इसके पीछे सूरज का हाथ है तो वो शौक में आ जाता है। मनोज तुरंत उस कॉल की लोकेशन निकलवाने को कहा लेकिन उमेश ने कहा सर इसमें बहुत समय लग जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है। हम मैम को बचा नहीं पाएंगे। राहुल ने हिम्मत करके वीडियो देखा तो उसने कहा ये तो सूरज के ऑफिस के अंडरग्राउंड का एरिया है। यहाँ तो कोई भी नहीं जाता है। इसने माही को किडनैप क्यों किया। वो मनोज से पूछता है क्या बात है मुझे पूरी बात बताओ। मनोज बोलता है तुम हमें वहाँ लेकर चलो। मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊँगा। वो उमेश को मीटिंग अटेंड करने को बोल देता है और खुद राहुल और बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ सूरज के ऑफिस निकल जाता है। कार में मनोज बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और ये सोच सोच के बेचैन हो जाता है कि कहीं उसको पहुंचने में देर ना हो जाए और बार बार ड्राइवर को गुस्से से तेज़ चलाने के लिए बोल रहा था और वहीं राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज और राहुल जैसे ही सूरज के ऑफिस पहुंचे तो मनोज राहुल और उसके सारे बॉडीगार्ड भागते हुए अंडरग्राउंड एरिया में पहुंचते हैं। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचते हैं वहां उनको सूरज और सनाया दिखते हैं जो बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और बार बार हंसे जा रहे थे। तभी मनोज उस रूम में पहुंचा। उसको सामने देखकर सूरज के चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई। वो डर के मारे बस इतना ही बोल पाया तुमको यहाँ का पता कैसे चला। अभी वो अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही मनोज उसकी कॉलर पकड़ लेता है और एक घूंसा कस के उसे मारता है। सूरज के मुंह से खून निकलने लगता है। वो उसको वहीं फेंक कर आगे चला जाता है। उसके आगे के कमरे से कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। उसके बढ़ते कदम अब चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। वो सामने का नज़ारा देखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। उसकी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। घबराहट से उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाया। उसने अपने आप को बुरा से बुरा नज़ारा देखने को तैयार किया।
और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। उसने सामने देखा तो माही रेड कलर की नाइटी में पड़ी थी। उसके हाथ पैर बेड के चारों कोनों से बंधे थे और माही के मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और कुछ 4 से 5 लोग उसके अगल बगल बैठकर उसको छू रहे थे। सामने वीडियो रिकॉर्ड के लिए लगी थी। तभी अचानक से दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर सब अपनी जगह खड़े हो गए। सामने मनोज को देखकर सबकी सांसें रुक जाती है। मनोज एक नज़र उन सबको देखता है तो वो लोग थे जो अपने बिजनेस में फ्रॉड करते थे और मनोज ने उन्हें बर्बाद किया था। वो माही को देखता है, फिर वो उसको देखकर थोड़ा कांप सा जाता है। वो अपने हाथ के इशारे से अपने पीछे आ रहे बॉडीगार्ड्स को रोक देता है और अपने कोट को उतारते हुए आगे बढ़ता है। माही उसको अपने सामने देखकर रोने लगती है। मनोज को देखकर सारे आदमी अपनी अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भाग जाते हैं। उनको बाहर आता देख राहुल गुस्से से पागल हो जाता है। वो सूरज को 3-4 थप्पड़ मार देता है और कहता है, तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है? तू तो उससे प्यार करता था। मैंने तेरे लिए उसे छोड़ दिया था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? बोल क्यों किया ऐसा? सूरज एक घटिया मुस्कान के साथ बोलता है, क्योंकि नफरत करता हूँ मैं तुमसे। बर्बाद करना चाहता था तुम्हें, इसीलिए प्यार का नाटक किया मैंने उसके साथ, ताकि तुझे तकलीफ हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुझसे नफरत की है। मुझे लगा था कि उससे ब्रेकअप के बाद तू खुद को मार लेगा, लेकिन वहाँ भी तेरी किस्मत अच्छी थी जो मनोज ने तुझे बचा लिया। ये सुनकर राहुल उसको एक और थप्पड़ जोर से मार देता है और कहता है, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। अरे मैंने क्या कमी रखी थी तुझे अपना प्यार देने में? मैंने हर छोटी बड़ी गलती से तुझे बचाया, एक बड़े भाई की तरह तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन तू तो मेरे मरने का इंतज़ार करता रहा। ठीक है, जब ऐसा ही है तो अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूँगा। मनोज माही के हाथ पैर को रस्सी से आज़ाद करता है, माही को अपने कोट से ढक देता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। आज तो मनोज भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो माही से पूछता है, क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ? माही रोते हुए नामे सिर हिला देती है। मनोज माही को कुछ देर यूं ही अपने गले लगाए रहता है। उधर राहुल से इंतज़ार नहीं होता है और वो भी अंदर आ जाता है। वो माही को मनोज के गले लगे देखता है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और मनोज के कंधों पर अपने हाथ रखता है। मनोज राहुल की तरफ देखता है और राहुल से कहता है, तुम माही को घर लेकर जाओ। मुझे पता है अब जो यहाँ होने वाला है तुम उसको देख नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बाद में सब बताऊँगा। राहुल आगे बढ़ता है और माही को अपने बाहों में उठा लेता है और जाने के लिए मुड़ता है तो माही मनोज से कहती है, मनोज, उसने मेरे साथ आज तक जो भी किया है उसके साथ भी वही सब करना है आपको। मुझे तभी खुशी मिलेगी जब मैं उसकी चीखें सुनूंगी। सनाया भी इसमें शामिल है। राहुल उसको लेकर चला जाता है। मनोज गुस्से से पागल हो जाता है। वो सूरज को पहले तो बहुत मारता है, फिर बोलता है, इसको ले जाओ और इसके साथ भी वही सब करो जो इसने माही के साथ करने की सोची थी। इसके साथ लगातार 3 दिन तक वही सब होना चाहिए। उसके बाद इसके हाथ और पैर को तोड़ देना और इसको मौत के घाट उतार देना। ये सुनकर सूरज डर से कांपने लगा। वो रोते हुए कहता है, मनोज, मुझे मार डालो, अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन ये सब मत करो। मनोज उसको एक लात मारता है और कहता है, तुझे बहुत शौक है ना दूसरों की इज्जत लूटने का, अब तू अपनी इज्जत बचा ले, मर्द है ना। ये कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। सामने उसको सनाया दिखती है। वो मनोज को देखकर डर जाती है। मनोज उसको गौर से घूरता है, उसको उन आदमियों के हवाले कर देता है जो माही के साथ बुरा करने वाले थे और कहता है, तुम लोग इसके साथ भी वही करोगे जो मेरी बीवी के साथ सोचा था। अगर नहीं किया तो तुम लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। सनाया ये सुनकर डर से कांपने लगती है और बोलती है, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ़ कर दो मनोज, मैं सूरज की बातों में आ गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो मनोज उससे कहता है, तुम एक औरत होकर दूसरे औरत के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती हो? अब तुम भी वही महसूस करो। मेरे सही समय पे न आने पर अभी माही महसूस कर रही थी। ये कहकर मनोज बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो अपने कार से लगकर नीचे बैठ जाता है और सोचता है, आज अगर मैं ज़रा सा लेट हो जाता तो माही के साथ जो होता, उसको सोचकर उसका शरीर कांपने लगता है। ये सोच सोचकर उसके
आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद वो उठता है और कार ड्राइव कर के अपने घर की तरफ चल देता है। उधर राहुल माही को मनोज के कमरे में ले जाकर सुला देता है और कुछ देर तक उसको ध्यान से देखता है और सोचता है कि क्या मैंने जो समझा था वैसा नहीं था? क्या उस वक्त भी तुम निर्दोष थी? अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। तभी मनोज वहाँ आ जाता है। वो माही को सोते हुए देखता है तो उसको आराम मिलता है। वो राहुल से पूछता है, क्या वो सो गई? राहुल ना में सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, उसको शायद कोई बेहोशी की दवा दी गई है, इसलिए वो कार में बैठते ही बेहोश हो गई। मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, वो आते ही होंगे। डॉक्टर आता है, वो माही को दवा देता है और कहता है उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा और वो चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद मनोज राहुल को ड्रिंक के लिए बुलाता है। राहुल और मनोज दोनों ड्रिंक करते हैं और मनोज माही के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बातें राहुल को बताता है। पूरी बात जानने के बाद राहुल को अपने किए पर पछताते हुए सोचता है, मैं उसको बचा सकता था, मुझे बस एक बार मुड़कर देख लेना चाहिए था, तो शायद आज उसके साथ वो सब कुछ ना हुआ होता। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो माही को देखना चाहता है पर उसकी हिम्मत नहीं होती। वो चुपचाप से अपने घर चला जाता है। मनोज उठकर अपने कमरे में जाता है और माही के पास बैठकर उसको प्यार से देखने लगता है। उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम जानती थी कि तुम्हारी जान को खतरा है तो तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो तुम बिना सिक्योरिटी के ऑफिस से बाहर निकल गई, जो तुम्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं की? वो धीरे धीरे झुकता है और माही के माथे को चूम लेता है। कुछ देर बाद माही को होश आता है तो वो मनोज को अपने सर के पास बैठे देखती है। मनोज माही को जगह देखकर उसको पानी लाकर देता है और सोफे पर सोने के लिए जाता है। माही उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, मनोज, क्या आज आप मेरे पास सो सकते हैं? प्लीज़ मनोज। अपना सर धीरे से हाँ में हिला देता है और माही के बगल में लेट जाता है। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो पहली बार माही के बगल में सो रहा था। उसे माही के शरीर की खुशबू आने लगती है। माही डरते हुए उसके सीने से लग जाती है। मनोज एकदम से चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या माही उसको पसंद करने लगी है? माही उसके सीने से लगकर रोने लगती है। उसको यूँ रोता देख मनोज बहुत दुखी हो जाता है और उसको अपने करीब करते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? माही रोते हुए बोलती है, मनोज, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया। मनोज उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद। मैं ये बोलते समय मनोज की आंखों में आंसू आ जाता है। वो माही की कमर को पकड़कर अपने और करीब कर लेता है। माही उससे कहती है, मनोज उसको कस के अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, कुछ मत कहो, बस आराम से सो जाओ, हम कल बात करेंगे। माही को मनोज के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वो खुद को मनोज की बाहों में बहुत ही महफूज महसूस कर रही थी। वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती है और मनोज बस यूं ही माही को पकड़े रहता है और धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह जब मनोज की नींद खुलती है तो वो माही को अपने बगल में सोए हुए देखता है। मनोज माही के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से हटाता है। वो उसकी सुंदरता में खो जाता है। उसको यूं बेखौफ होकर उसकी बाहों में सोता देख मनोज के होठों पर हल्की सी एक मुस्कान आ जाती है। वो माही को ध्यान से देखता है। वो सोचता है, काश ये वक्त यहीं रुक जाता और मैं अपनी बाहों में लिए तुम्हें यूं ही देखता रहता। माही, तुम नहीं जानती मैंने तुमसे कितना प्यार किया है। मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें खोजते खोजते मैंने तुम्हारे जिंदा होने की सारी उम्मीदें खो दी थी। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। और किस्मत का खेल तो देखो, जब मैंने तुम पे हार मान ली और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया तो उसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। अब तुम मिली हो, मैं फिर तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सोचते हुए वो माही के माथे पर हल्के से किस करता है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। क्या आप इस कहानी का आगे का भाग सुनना चाहते हैं? तो आप कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।